नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं हमारा हॉरर पॉडकास्ट तामसो हॉरर। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी चीज़ें, पुराने घर और पुरानी धरोहरें हमारे लिए एक आशीर्वाद होती हैं, एक फ्री का तोहफा। पर कभी-कभी इन मुफ्त की चीज़ों की कीमत हमें अपनी जान या अपनी रूह देकर चुकानी पड़ती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, जो पिछले साल पुणे के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन के साथ घटी थी। रोहन ने जब अपनी कहानी मुझे ईमेल के जरिए भेजी, तो उसके शब्दों में जो खौफ था, वो मुझे स्क्रीन के इस पार तक महसूस हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि एक सीख देना है। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां इंसानों का जाना मना है। उनके अपने नियम होते हैं, और अगर आप उन नियमों को तोड़ेंगे तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है। ये घटना पिछले साल की है, जब 2025 के मिड में आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी छटनी चल रही थी। मेरी भी जॉब चली गई थी। मैं पुणे में एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में रहता था, और सच कहूं तो मेरे पास रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे। जिंदगी बिल्कुल अंधेरे में जा रही थी। तभी एक दिन मुझे एक लॉयर का कॉल आया। उन्होंने बताया कि कोंकण के एक छोटे से गांव कनकपुर में मेरी एक दूर की मौसी रहती थी, सविता मौसी। उनका निधन हो गया है, और उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में अपना पुराना पुश्तैनी घर, यानी एक बड़ा सा वाड़ा, मेरे नाम कर दिया है। मौसी से मैं बचपन के बाद कभी नहीं मिला था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने इतना बड़ा घर मेरे नाम क्यों किया, पर उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने सोच लिया कि मैं पुणे छोड़कर उस वाड़ा में शिफ्ट हो जाऊंगा। कम से कम रेंट का टेंशन तो खत्म होगा। फिर क्या, मैं अपनी पुरानी कार में अपना थोड़ा बहुत सामान डालकर कनकपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और काफ़ी खराब था। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे, पर अंधेरा ऐसे छा गया था जैसे रात के 9 बज गए हों। भीषण बारिश शुरू हो चुकी थी। कोंकण की बारिश वैसे भी बहुत मशहूर है। वो जब आती है ना, तो रुकने का नाम नहीं लेती। घर के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिस पर पूरा जंग लगा हुआ था। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसका नाम काशीनाथ था, जो उस वाड़ा का केयर टेकर था। वो बारिश में एक छाता लेकर खड़ा था, पर पता है, उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो किसी चीज से डरा हुआ हो। काशीनाथ ने मुझे चाबियां दी और एक अजीब नज़र से मेरी तरफ देखकर बोला, साहब, घर बहुत बड़ा है, आप अकेले यहाँ रह पाओगे? वैसे सविताबाई के गुजरने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। मैंने हंसकर कहा, काका, जब सिर पर छत नहीं होती ना, तो भूत प्रेत से डर नहीं लगता। मैं एडजस्ट कर लूंगा। काशीनाथ चुप रहा। उसने आगे बढ़कर एक बड़ी सी लोहे की चाबी मेरे हाथ में दी, और जाने से पहले उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी आवाज़ बहुत धीमी करते हुए कहा, साहब, इस घर का एक नियम है। घर के बिल्कुल बीचों बीच एक आंगन है, और उस आंगन में एक पुराना पत्थर का कुआं है। उस कुएं पर हमेशा एक भारी लकड़ी का ढक्कन रखा रहता है। याद रखना साहब, रात के 12 बजे के बाद उस ढक्कन को गलती से भी मत हटाना, और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ आए, उस कुएं के अंदर झांक कर मत देखना। मैंने सोचा ये गांव वालों का कोई पुराना अंधविश्वास होगा। मैंने सिर हिलाया और अंदर चला गया। काशीनाथ वहां से बिना पीछे मुड़े तेजी से चला गया, जैसे उस जगह पर 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहता हो। घर सच में बहुत बड़ा और पुराना था। लकड़ी के मोटे मोटे पिलर, लंबी गैलरी, और उसके बीचों बीच वो आंगन। कोंकण के पुराने घरों में आंगन ओपन होता है ना, जहां बारिश का पानी सीधा अंदर आता है। और उस आंगन के ठीक बीच में था वो कुआं। मैंने टॉर्च की रोशनी में उस कुएं को देखा। वो काले बेसाल्ट पत्थर से बना था, और उस पर एक सच में बहुत भारी मोटा लकड़ी का ढक्कन रखा था। उस ढक्कन को लोहे की मोटी जंजीरों से बांधा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ढक्कन किसी चीज को बाहर निकलने से रोकने के लिए लगाया गया हो, ना कि किसी को अंदर गिरने से बचाने के लिए। पहली रात बहुत थकान भरी थी। मैंने आंगन से लगकर जो मेन हॉल था ना, वहीं अपना गद्दा बिछा लिया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरा घर बिल्कुल शांत था। बारिश रुक चुकी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक
मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, टप टप टप। ऐसा लगा जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो और उसमें से पानी की बूंदें लकड़ी के फर्श पर गिर रही हों। मैं नींद से उठ गया। आवाज़ आंगन की तरफ से आ रही थी। मुझे काशीनाथ की बात याद आई, पर मुझे लगा कि शायद छत से पानी टपक रहा होगा। मैं वहीं सो गया। पर पूरी रात मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई आंगन में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। अगला दिन थोड़ा बेहतर था। धूप निकली थी। मैंने पूरे घर की सफाई करना शुरू किया। सफाई करते वक्त मुझे एक पुराने लकड़ी के बक्से में सविता मौसी की एक डायरी मिली। मौसी पढ़ी लिखी औरत थी और उन्हें लिखने का शौक था। मैंने थोड़ी उत्सुकता में वो डायरी खोल ली। शुरू के पन्नों में नॉर्मल बातें थीं, पर जैसे जैसे मैं आखिरी पन्नों पर गया, लिखावट अजीब होती गई। हाथ कांप कर लिखा गया हो ऐसा लग रहा था। एक पेज पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, वो प्यासा है, कुएं का पानी मीठा है पर उसकी प्यास नहीं बुझती। वो रातों को ऊपर आता है, उसकी सांसें बहुत ठंडी हैं। मैं उस ढक्कन पर और पत्थर रखूंगी। मुझे पढ़कर थोड़ी हंसी आई। मुझे लगा कि आखिरी दिनों में मौसी की दिमागी हालत ठीक नहीं रही होगी। अकेलापन इंसान को पागल कर देता है ना। पर असली डर की शुरुआत उस दूसरी रात से हुई। दूसरी रात फिर से तेज बारिश शुरू हो गई थी। बिजली कड़क रही थी और पावर कट हो गया था। मैं इमरजेंसी लैंप जलाकर हॉल में बैठा था। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। घर के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। जून के महीने में कोंकण में ऐसी बर्फ जैसी ठंड होना बिल्कुल नामुमकिन था। और फिर अचानक एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैलने लगी। ये बदबू वैसी थी जैसे किसी ने सालों पुराना नाली का पानी और सड़ी हुई मछलियां एक साथ घर में लाकर रखती हों। मेरा दम घुटने लगा। मैं खांसने लगा। तभी मुझे आंगन से एक जोर की आवाज आई, खटाक, जैसे किसी ने लकड़ी के उस भारी ढक्कन को थोड़ा सा सरका दिया हो। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपने कानों में अपना ही दिल धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। काशीनाथ की आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी, रात 12 बजे के बाद उस ढक्कन को मत हटाना, उसके पास मत जाना। मैं अपने गद्दे पर बैठे बैठे कंबल में दुबक गया। मैं बाहर आंगन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। पर इंसान का दिमाग बहुत अजीब होता है ना। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, हमारी आंखें वही देखना चाहती हैं। मैंने डरते डरते आंगन की तरफ देखा। इमरजेंसी लैंप की हल्की पीली रोशनी में मुझे कुछ दिखा। आंगन और हॉल के बीच एक दहलीज थी। उस दहलीज पर पानी के निशान थे, पैरों के निशान। पर वो आम इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। वो बहुत बड़े थे और आगे से बिल्कुल चपटे थे, जैसे किसी रेंगने वाले जानवर के पैर हों। और वो निशान कुएं से शुरू होकर मेरे हॉल के दरवाजे तक आ रहे थे। वो निशान बिल्कुल ताज़ा थे। उनमें से पानी टपक रहा था। उसका मतलब था कि जो कोई भी या जो कुछ भी था, वो कुएं से बाहर आ चुका था और वो अब दरवाजे के ठीक उस पार अंधेरे में खड़ा था। मेरी सांसें अटक गईं। मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। मैं बस अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगा। लगभग 10 मिनट तक वैसा ही सन्नाटा रहा। उसके बाद एक बहुत ही भारी घसीटने वाली आवाज आई, जैसे कोई अपने गीले भारी शरीर को वापस आंगन की तरफ घसीट रहा हो। फिर वो टप टप आवाज दूर होती गई। उस रात मैं 1 सेकंड के लिए नहीं सोया। सुबह होते ही मैं भागकर काशीनाथ काका के घर गया। मैं पूरी तरह गुस्से में था और डरा हुआ भी। मैंने जाते ही उनका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, काका, मुझे सच सच बताओ, उस घर में क्या है? कुएं के पास कौन आता है रात को? काशीनाथ ने मेरे हाथ हटाए और वो जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये इस कहानी का पहला सबसे बड़ा झटका था। काशीनाथ बोले, साहब, आपकी मौसी सबिता बाई, उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। एक रात बारिश के दिनों में उनकी बॉडी उनके बंद कमरे में मिली थी। उनके बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, पर जब हमने दरवाज़ा तोड़ा तो उनकी लाश उनके बिस्तर पर थी। पर जानते हैं सबसे डराने वाली बात क्या थी? उनकी बॉडी ऐसी फूली हुई थी जैसे वो महीनों तक पानी में डूबी रही हो। उनके पेट में और फेफड़ों में कुएं का काला सड़ा हुआ पानी भरा हुआ था। दरवाज़ा अंदर से बंद था साहब। तो उन्हें बिस्तर पर किसने डुबोया? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था
तो कोई बिस्तर पर पानी में कैसे डूबकर मर सकता है। काशीनाथ आगे बोले, साहब, वो कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। पता नहीं कितने सैकड़ों सालों पहले वहां गांव वालों ने किसी ऐसी बला को जिंदा दफना दिया था जिसे पानी से प्यार था। वो छेद सीधा पाताल से जुड़ा है। सविताबाई को पता था, उन्होंने उस पर जंजीरें बांधी थी, पर एक रात उन्होंने गलती से उस कुएं के अंदर झांक कर देख लिया था। जो उसके अंदर झांकता है ना, वो उसकी नज़रों में आ जाता है। फिर चाहे आप कहीं भी छिप जाओ, वो आप तक पानी के रास्ते पहुंच ही जाएगा। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं वो घर, वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं घर गया, अपना सामान पैक किया, पर मेरी किस्मत खराब थी। मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बारिश इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि गांव की एकमात्र सड़क जो शहर की तरफ जाती थी ना, उस पर एक बड़ा पेड़ गिर गया था और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। मुझे मजबूरन एक और रात, आखिरी रात, उस मनहूस बाड़ा में रुकना पड़ने वाला था। वो तीसरी रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने बेड पर बैठा था। मेरे हाथ में क्रिकेट बैट था जो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी से निकाल लिया था। हालांकि मुझे पता था कि किसी भूत या आत्मा के सामने ये लकड़ी का बैट कोई काम नहीं आने वाला था। 12:15 बज रहे थे। अचानक मुझे आंगन से आवाजें आने लगीं। पर इस बार आवाज कुएं से नहीं आ रही थी। आवाज किसी के रोने की थी, और वो रोना किसी और का नहीं बल्कि एक औरत का था। रोहन, रोहन बेटा, मुझे बाहर निकाल, मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरी धड़कन रुकने जैसी हो गई। ये आवाज सविता मौसी की थी। मैं उनसे बचपन में मिला था, पर मुझे उनकी वो धीमी, प्यार भरी आवाज याद थी। रोहन, देख, मैं डूब रही हूं। पानी बहुत ठंडा है बेटा, कृपया उस ढक्कन को हटा दे। मैं वादा करती हूं, मैं तुझे अपना पूरा घर, अपने सारे गहने दे दूंगी, बस मुझे निकाल ले। मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि ये एक छलावा है। काशीनाथ ने कहा था कि चाहे कोई भी आवाज आए, वहां मत जाना। पर दोस्तों, पता नहीं उस आवाज में कैसा जादू था या कैसा सम्मोहन था। मेरे पैर अपने आप आंगन की तरफ बढ़ने लगे। मैं खिंचा चला जा रहा था। मैंने हॉल का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई बाल्टी से उड़ेल रहा हो। मैं पूरी तरह भीग चुका था। मैं आंगन के बीच उस कुएं के पास पहुंचा। कुएं के ऊपर वो बाहरी लकड़ी का ढक्कन थोड़ा सा खिसका हुआ था, और उस आधी खुली जगह से 2 पीले सफेद हाथ बाहर निकले हुए थे, जो ढक्कन को हटाने की कोशिश कर रहे थे। मौसी, मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ बेटा, ढक्कन हटा दे, मैं मर जाऊंगी। मुझे उन पर तरस आ गया। मैंने एक झटके में अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी के ढक्कन को धक्का दिया। ढक्कन एक भारी आवाज के साथ पीछे सरक गया। जंजीरें टूट गई थी। कुआं पूरा खुल गया। मैं झुका, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने नियम तोड़ दिया था। मैंने कुएं के अंदर झांक कर देख लिया था। कुएं के काले सड़े हुए पानी में मुझे सविता मौसी का चेहरा दिखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ, वो इस कहानी का दूसरा सबसे भयानक ट्विस्ट था। मौसी का चेहरा अचानक पिघलने लगा। उनकी स्किन पानी में घुलने लगी जैसे मिट्टी घुलती है। उनके बाल झड़ गए। उनकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं। उनमें कोई पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ पूरा सफ़ेद हिस्सा था। उनका जबड़ा इतना बड़ा खुल गया जितना किसी नॉर्मल इंसान का नहीं खुल सकता, और उसके अंदर मुझे गंदे तीखे दांत दिखे जैसे किसी मगरमच्छ के हों। वो मौसी नहीं थी, वो चीज़ थी जिसने मौसी की आवाज़ और उनके चेहरे की नकल की थी ताकि मैं वो ढक्कन हटा दूं। उस चीज़ ने अचानक पानी से बाहर छलांग लगाई, और उसका एक लंबा, हड्डियों का ढांचा सा गीला हाथ बाहर निकला। उसने मेरी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, और उसकी पकड़ किसी लोहे की शिकंजे जैसी थी। मैं जोर से चिल्लाया। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी उस चीज ने अपना सड़ा हुआ मुंह मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। उसके मुंह से निकलती हुई सांस इतनी बदबूदार थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने बात की। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे पानी के अंदर गड़गड़ाहट हो रही हो, एक डूबते हुए इंसान की आखिरी आवाज़। उसने कहा, और यही था आखिरी ट्विस्ट, तेरी आजी ने धोखे से मुझे यहाँ बांध दिया था, पर आज तूने मुझे देख लिया।
तूने नियम तोड़ा है। जो मुझे देखता है ना, मैं उसके अंदर उतर जाता हूँ। अब तू जाएगा मेरी जगह पानी में और मैं जाऊँगा बाहर तेरी जिंदगी जीने। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर का खून जम गया। वो मुझे कुएं के अंदर खींच रहा था। मेरा आधा शरीर कुएं की दीवार के ऊपर था। मुझे पानी की उस ब्लैक होल जैसी गहराई में मौत दिख रही थी। पता नहीं उस वक्त मुझ में कहां से ताकत आई। मैंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ क्रिकेट बैट उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर दे मारा। ठक! वो चीज थोड़ी पीछे हुई, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। मैंने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और पीछे आंगन की जमीन पर गिर पड़ा। वो चीज कुएं की दीवार पर चिपक गई, जैसे कोई बड़ी सी मकड़ी हो, और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमकर मुझे घूर रही थी। उसकी सफेद आंखें मुझे चीर रही थीं। वो आंगन से रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। वो अपने हाथ पैरों को उल्टा करके तेजी से रेंग रही थी। मैं उठा और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। मैं घर का दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर भागा। बारिश हो रही थी। मैं भागते हुए अपनी कार तक पहुंचा। हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी लगाना मुश्किल हो रहा था। पीछे देखा तो वाड़ा के दरवाजे पर वो गीला भयानक सा साया खड़ा था। वो बाहर नहीं आ रहा था, बस वहीं खड़ा होकर मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था, जैसे वो जानता था कि अब मेरा भागना बेकार है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पता नहीं कैसे मैंने वो ब्लॉक हुआ रास्ता किसी तरह मिट्टी के किनारे से निकाल लिया। मैं बिना रुके, बिना पीछे देखे 12 घंटे लगातार ड्राइव करके मुंबई पहुंच गया। मैंने उस गांव, उस वाड़ा और उस खौफनाक रात को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि रोहन भाग गया तो कहानी यहीं खत्म हो गई, हीरो बच गया, हैप्पी एंडिंग। पर हॉरर स्टोरीज में ना अक्सर हैप्पी एंडिंग नहीं होती। रोहन आज मुंबई में रहता है। उसने एक नई जॉब भी ढूंढ ली है। पर उसने मुझे जो आखिरी ईमेल किया है ना, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। रोहन ने लिखा है, तामसो हॉरर, लोग कहते हैं मैं बच गया, पर क्या मैं सच में बचा हूँ? उस रात उस चीज ने मेरी कलाई को पकड़ा था। आज भी मेरी कलाई पर एक काला जला हुआ निशान है जो 5 लंबी उंगलियों का है। वो निशान कभी नहीं मिटा। डॉक्टर कहते हैं कोई स्किन कंडीशन है, पर मुझे सच पता है। पर बात सिर्फ निशान की नहीं है। जब से मैं उस गांव से वापस आया हूं, मुझे हमेशा ठंड लगती है। मुंबई की चिपचिपी गर्मी में भी मैं 2 कंबल ओढ़कर सोता हूं। मेरा शरीर अंदर से बर्फ जैसा ठंडा रहता है। और सबसे डरावनी बात, मुझे अब हमेशा प्यास लगती है। मैं दिन में 15 से 20 लीटर पानी पीता हूं, फिर भी मेरा गला सूखा रहता है। मेरे फ्लैट में हर जगह पानी गिरा रहता है, जैसे मैं गीले पैरों से चल रहा हूं, जबकि मैं बिल्कुल ड्राई होता हूं। रात को जब मैं आईने में देखता हूँ तो कभी-कभी 1 सेकंड के लिए मुझे आईने में मेरा चेहरा नहीं दिखता। मुझे उस सफ़ेद, बिना पुतलियों वाली आंखों और लंबे जबड़े वाला चेहरा दिखता है जो मुस्कुरा रहा होता है। काशीनाथ काका ठीक कहते थे, जिसने उसे देख लिया वो आप तक पानी के रास्ते पहुंच ही जाता है। वो कुएं में नहीं है, वो उस रात मेरे अंदर आ गया था। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो एक खौफनाक सपने जैसी लगती है, पर एक इंसान के लिए ये उसकी सच्ची और भयानक जिंदगी बन चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास को अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज करना कभी-कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। पुराने लोगों ने अगर कोई नियम बनाए हैं, किसी दहलीज को लांघने से मना किया है, किसी दरवाजे या ढक्कन को खोलने से रोका है, तो उसका कोई ना कोई भयानक कारण जरूर होता है। अगर कभी आपको भी जिंदगी में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा पुराना लावारिस घर सस्ते में या मुफ्त मिल जाए ना, तो आगे बढ़ने से पहले उस जगह का पास्ट, वहां की हिस्ट्री जरूर चेक कर लेना। क्योंकि हर मुफ्त की चीज मुफ्त नहीं होती। कुछ की कीमत हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और हाँ, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको अकेले में पानी टपकने की टप टप आवाज आए और वहां कोई पानी का पाइप ना हो, तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। शायद कोई आपकी प्यास बुझाने का इंतजार कर रहा हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची खौफनाक कहानी है तो मुझे ईमेल ज़रूर करें।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि और अपना ध्यान रखना।